नमस्कार। आज हम जिस दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी दुनिया है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। दशकों से चल रहा एक अंतहीन चूहे बिल्ली का खेल। जरा सोचिए, एक तरफ हैं दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा देती हैं, और दूसरी तरफ हैं क्रैकर्स जिनका बस एक ही मकसद है, इन डिजिटल तालों को किसी भी तरह तोड़ना। ये एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई है जहां कॉर्पोरेट जगत की सालों की रिसर्च और मेहनत को ये हैकर्स कई बार सिर्फ कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला देते हैं। तो आइए, आज के इस विश्लेषण में हम इस अनोखी होड़ के इतिहास और इसके पीछे काम करने वाली इस जटिल तकनीक को गहराई से समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम ताला और चाबी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर दशकों की डिजिटल सुरक्षा का सफर तय करेंगे। उसके बाद हम अटूट क्लाउड, फिर हैकर टूल किट और अंत में जानेंगे इस पूरी क्रैकिंग कल्चर के बारे में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है ताला और चाबी, यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की बिल्कुल बुनियादी नींव। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देते हैं तो असल में हम क्या खरीदते हैं? क्या हम उस सॉफ्टवेयर के मालिक बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके सामने एक बहुत ही मजबूत बंद दरवाजा है। अब उस दरवाजे के पार जाने के लिए आप उसे हथौड़े से तो नहीं तोड़ेंगे, है ना? आप बस उसकी एक चाबी चाहेंगे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई भी कभी भी सॉफ्टवेयर का असली मालिक नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुंचने का, यानी उसे इस्तेमाल करने का अधिकार खरीदते हैं, और वो अधिकार हमें मिलता है एक लाइसेंस की के रूप में। यही वो चाबी है जो हमारे पेमेंट का सबूत होती है। इसलिए क्रैकर्स का असली निशाना उस पूरे सॉफ्टवेयर को हैक करना या बर्बाद करना नहीं होता, बल्कि उनका पूरा ध्यान उस सिस्टम को चकमा देने पर होता है जो बार बार उस चाबी की मांग करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, दशकों की डिजिटल सुरक्षा, जहां हम देखेंगे कि कैसे कॉपी प्रोटेक्शन का तेजी से विकास हुआ। अगर हम 1990s के दशक की शुरुआत में जाएं, तो कंपनियों ने अपनी बौद्धिक संपदा को बचाने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी का एक नया दौर शुरू किया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। 90s के दशक में सॉफ्टवेयर आपसे बस एक सिंपल सी सीरियल की मांगता था। अब क्रैकर्स ने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही चालाकी से ऐसे एल्गोरिथम बना लिए जो चुटकियों में अनगिनत काम करने वाली कीज जनरेट कर सकते थे। इसके जवाब में 90s के दशक के आखिर में कंपनियां सीडी और डिस्क प्रोटेक्शन लेकर आईं। मतलब सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ओरिजिनल सीडी का कंप्यूटर में होना अनिवार्य हो गया। पर यह भी ज्यादा दिन नहीं टिका। जल्द ही इमेज माउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए। फिर 2000 के दशक में एंट्री हुई हार्डवेयर डोंगल्स की। ये ऐसे यूएसबी डिवाइस थे जिनके बिना सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता था। लेकिन क्रैकर्स कहां रुकने वाले थे? उन्होंने वर्चुअल एम्यूलेटर्स बनाकर सीधे उन हार्डवेयर सिग्नल्स की ही नकल कर ली। तो ये शुरुआती सिक्योरिटी सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहे थे? इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कड़वी सच्चाई थी। देखिए, चाहे आप सुरक्षा का कोई भी तरीका लगा लें, उसे चेक करने वाला जो लॉजिक है वो तो आपकी उसी मशीन पर, उसी हार्ड ड्राइव पर मौजूद है ना। और अगर कोड आपकी हार्ड ड्राइव पर है तो भाई उसे पढ़ा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है और उसे पूरी तरह से बदला भी जा सकता है। बस यही वो सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसने डेवलपर्स को अपना पूरा तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, अटूट क्लाउड, यानी सर्वर साइड वेरिफिकेशन की ओर एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव। जब कंपनियों को लगा कि यूजर की मशीन पर सुरक्षा रखना तो अब नामुमकिन है, तो 2013 के आसपास एडोब जैसी बड़ी कंपनियों ने एक नया पैंतरा चला। उन्होंने तय किया कि अब हम लाइसेंस की जांच सीधे इंटरनेट के जरिए अपने खुद के सुरक्षित सर्वर पर करेंगे। एडोब ने अपने क्रिएटिव क्लाउड को दुनिया के सामने एक ऐसे अटूट किले की तरह पेश किया जिसे बनाने में करोड़ों डॉलर लगे थे। उन्हें लगा कि अब तो पायरेसी का खेल खत्म। लेकिन अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, इस अटूट सिस्टम के लॉन्च होने के सिर्फ 48 घंटे बाद, जी हां, सिर्फ 2 दिन बाद इसका क्रैक किया हुआ वर्जन ऑनलाइन धड़ल्ले से मौजूद था। जरा सोचिए, करोड़ों डॉलर का निवेश और महज 2 दिनों में उसकी धज्जियां उड़ गईं। तो आखिर ये क्लाउड सिस्टम काम कैसे करता है? आइए इसे समझते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो वो सबसे पहले आपके प्रोसेसर, मेमोरी और हार्ड ड्राइव की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। फिर इन सबको मिलाकर वो बनाता है एक बिल्कुल अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट फिर इंटरनेट के रास्ते कंपनी के सुरक्षित सर्वर को भेजा जाता है और प्रोग्राम वहीं रुककर सर्वर से हाँ या ना का इंतजार करता है। अप्रूवल मिलेगा तभी प्रोग्राम खुलेगा। सुनने में तो ये तरीका एकदम अचूक लगता है, क्योंकि अब जांच तो सीधे कंपनी के सर्वर पर हो रही है।
तो फिर सवाल ये है कि इसे तोड़ा कैसे गया? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे चौथे भाग की, हैकर टूल किट। आइए देखते हैं कि आज के दौर के ये मॉडर्न डिजिटल ताले आखिर कैसे तोड़े जाते हैं। देखिए, सीधे कंपनी के सर्वर पर अटैक करना तो सरासर बेवकूफ़ी होगी, है ना? इसलिए क्रैकर्स ने अपना दिमाग लगाया और पूरा फोकस उस एक पल पर लगा दिया जब प्रोग्राम सर्वर से सवाल पूछता है। इसके लिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग की दुनिया के एक मास्टर टूल आइडा प्रो का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा कमाल का प्रोफेशनल टूल है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के जटिल मशीन कोड को हम इंसानों के पढ़ने लायक भाषा में बदल देता है। क्रैकर्स इसकी मदद से सॉफ्टवेयर को ठीक उसी 1 मिलीसेकंड पर फ्रीज कर देते हैं जब वो सर्वर से लाइसेंस के लिए पूछ रहा होता है। अब इस रुकी हुई अवस्था में वो कोड में कुछ ऐसा बदलाव कर देते हैं कि सर्वर का जवाब चाहे जो भी आए, प्रोग्राम हमेशा उसे पास ही मानेगा। लेकिन एक दिक्कत है, ओरिजिनल कोड को हमेशा के लिए बदल देने से कई बार सॉफ्टवेयर क्रैश होने लगता है, अस्थिर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए 2 नई और बहुत ही चालाक तकनीकें निकाली गईं। एक तरफ है फेक सर्वर, जिसमें आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक छोटा सा नकली सर्वर बना दिया जाता है। जब प्रोग्राम अनुमति मांगता है तो वो इंटरनेट पर जाने के बजाय इसी नकली सर्वर के पास चला जाता है, जो उसे तुरंत हरी झंडी दिखा देता है। और दूसरी तरफ है लोडर, जो इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। खास बात यह है कि इन दोनों ही तरीकों में सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइल्स को बिल्कुल छुआ तक नहीं जाता। इसमें से लोडर वाली तकनीक तो वाकई किसी जादू से कम नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी इमारत है और उसके एंट्री गेट पर एक जादूगर खड़ा है। अब जैसे ही कोई गार्ड वहां सिक्योरिटी चेक करने आता है, वो जादूगर हवा में हाथ घुमाता है और पलक झपकते ही एक एकदम असली दिखने वाला पास दिखा देता है। लोडर बिल्कुल यही काम करता है। ये रियल टाइम में एक्टिव रहता है। जैसे ही सॉफ्टवेयर सर्वर से अपना लाइसेंस चेक करने की कोशिश करता है, लोडर बीच में ही कूदकर उसे एक नकली लेकिन बिल्कुल सही लगने वाला जवाब पकड़ा देता है। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही आप वो प्रोग्राम बंद करते हैं, लोडर बिना कोई सुराग छोड़े पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 5, क्रैकिंग कल्चर। आखिर इन स्क्रीन्स के पीछे बैठे लोगों की असली प्रेरणा क्या है? तकनीक तो हमने समझ ली, लेकिन अब जरा इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। आपको क्या लगता है, ये सब महज पैसों के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन टॉप लेवल के क्रैकिंग ग्रुप्स ये सब वित्तीय लाभ के लिए नहीं करते। उल्टे क्रैक किए गए सॉफ्टवेयर को बेचना उनके उसूलों के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा इनके अपने कुछ बहुत ही कड़े एथिक्स होते हैं। जैसे वो कभी भी किसी बैंक के सॉफ्टवेयर या अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल सिस्टम को क्रैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे असली दुनिया में लोगों की जान जा सकती है या भारी नुकसान हो सकता है। तो फिर वो ये करते क्यों हैं? उनके लिए सबसे बड़ी चीज है उनका कौशल और अपनी कम्युनिटी में उनकी इज्जत या प्रतिष्ठा। यही उनकी असली कमाई है। इस पूरी क्रैकिंग कम्युनिटी की सोच बस एक ही अटल विचार पर टिकी है। अगर कोई चीज डिजिटल रूप में मौजूद है तो उसे रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है और यकीनन उसे तोड़ा भी जा सकता है। ये सिर्फ कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है, बल्कि एक तरह की वैचारिक जंग है। क्रैकर्स दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि चाहे कॉरपोरेट जगत अपनी सुरक्षा पर कितना ही पैसा क्यों ना बहा ले, इंसान का दिमाग, उसकी सोच और उसका कौशल हमेशा इन मशीनी सुरक्षा दीवारों से एक कदम आगे ही रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या? आज के समय में ये चूहे बिल्ली का खेल बिल्कुल भी थमा नहीं है, बस इसने अपना मैदान बदल लिया है। पहले जो लड़ाई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में होती थी, वो अब पूरी तरह से वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गई है। आज गेम्स में रोजाना नई और भयंकर जटिल सिक्योरिटी प्रणालियां लागू की जा रही हैं, और जाहिर है उनके पीछे पीछे वही क्रैकर्स की टीमें हाथ धोकर पड़ी हैं। ये सब देखकर जहन में बस एक ही बात आती है, क्या डिजिटल हथियारों की ये अंतहीन होड़ कभी खत्म होगी, या फिर जैसे जैसे सिक्योरिटी की दीवारें और ऊंची होती जाएंगी, उन्हें फांदने वाले खिलाड़ी और भी ज्यादा खतरनाक और कुशल होते जाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।